स्वागत है फ्रेंड्स आपका एक बार फिर से स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में। तो देखिए पहले तो होता क्या है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में देखते हैं। देखो प्रिंसिपल देखते हैं इसके, क्या कहते हैं प्रिंसिपल देखते हैं इसके क्या होता है। पहली बात तो ये जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है जिसमें आपको नाम से शो हो रहा है, यहाँ पे मास का नाम आ रहा है, तो यह किसी न किसी टाइप से किसी भी मॉलिक्यूल के मास से रिलेटेड है। तो अब बात करें, देखिए होता क्या है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास और इट्स एलिमेंटल कंपोजिशन। देखिए जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है इसका यूज किस में किया जाता है, किसी भी मॉलिक्यूल के मास को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है इसका एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है, जैसे मेरे पास एक मीथेन है, इसमें ये अलग अलग देखो यहाँ पे कार्बन है और ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इसके एलिमेंटल कंपोजिशन को शो करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज करते हैं। अब हम बात करें, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री लिखा गया है। यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज किया है, ना कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया है। तो यहाँ पे मेट्री का यूज क्यों किया गया ये हम बात करते हैं। देखो क्या होता है, देखो मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज नॉट ए ट्रू spectroscopic method because in mass spectrometry interreaction with EMR does not occur with sample। देखो यहाँ पे क्या होगा, जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, देखो पहली बात तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है, हम कोई भी एक मॉलिक्यूल लेते हैं उस पे हम कोई भी रेडिएशन कराते हैं। यहाँ पे जो ईएमआर होती है हमारे पास, इलेक्ट्रोमीडिएट रेडिएशन का यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास इंसिडेंट कराते हैं यहाँ पे, और वो क्या करते हैं यहाँ पे इसके थ्रू हमारे को सिग्नल देती है, उसके थ्रू हम उसका अध्ययन करते हैं। तो जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है इसमें क्या होगा कि इसमें से ईएमआर का कोई भी यूज नहीं होगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार की विजिबल या फिर रेडियो किरणें, इनका कोई भी यहाँ पर यूज नहीं होगा। इसलिए क्या है हमारे पास, इसका वर्ड हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज नहीं करके हमने किसका यूज किया है, स्पेक्ट्रोमेट्री यूज किया है। तो देखिए इसमें क्या क्या बताया, देखो पहली बात तो ये क्या करता है, जब किसी भी मॉलिक्यूल के मास को डिटरमाइन के लिए यूज करते हैं, क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के मास के लिए इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ उसके एलिमेंटल कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ क्या करते हैं, इसमें जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, क्या करते हैं, मॉलिक्यूल है उसका जो आगे डिकम्पोजिशन होगा उसकी साइड्स का बारे में पता लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल था वो आगे अलग अलग किस में टूट सकता है, वो आगे किस किस टाइप से टूटता है। तो अब देखते हैं जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है इसमें क्या होता है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज ए टेक्निक इन विच इन्वेस्टिगेटिंग मॉलिक्यूल बम्बार्डमेंट विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स या फिर मॉलिक्यूल्स लाइक जिनॉन and high energy molecule like methane about 70 डिग्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए होगा क्या, इसमें हमारे पास जो ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री है इसमें कोई भी हमारे पास एक सैंपल होगा, यहाँ पे देखो ये सैंपल होगा। अब इसमें क्या करेंगे कि इस सैंपल पर क्या करेंगे, एक हाई एनर्जेटिक या तो फिर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, या फिर मेरे पास कोई भी हाई एनर्जेटिक एटम होगा उसका यूज कर सकता हूँ, या फिर हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल का यूज कर सकता हूँ जिसकी एनर्जी क्या हो, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। तो इस टाइप के जितने भी हमारे पास जो एटम्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका बम्बार्डमेंट कराएंगे, किस पे, हम सैंपल पर कराएंगे। जैसे सैंपल पे कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सैंपल है वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। और आयोनाइज्ड किस टाइप से होता है, अलग अलग हो सकता है, या तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज में हो सकता है, या फिर नेगेटिव चार्ज में हो सकता है, या फिर रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो वो अलग अलग टाइप से आयोनाइज्ड हो सकता है। तो देखिए क्या करेगा, this energy absorbed by molecule and get ionized with ionization occur the loss of electron from bonding and anti-bonding orbitals of sigma and pi bond and lone pair। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल है, इस पे अगर मैं हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स या फिर एटम्स का मैं क्या कराऊंगा, यहाँ पे अटैक कराऊंगा, तो ये एनर्जी है, इसका क्या होगा, कोलिजन होगी इसके साथ। तो कोलिजन होगी तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी थोड़ी बहुत इस मॉलिक्यूल को भी देगा। जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल को देगा तो यहाँ से मॉलिक्यूल से क्या हो जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हो सकते हैं, या तो फिर वो नॉन बॉन्डिंग हो सकते हैं, या फिर किसी भी बॉन्ड से निकल सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग हो सकते हैं, बॉन्डिंग हो सकते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन का यहाँ जगह रिमूवल हो जाएगा और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा।
हमने बात की थी, देखो मेरे पास एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पे क्या था, मॉलिक्यूल था। इस मॉलिक्यूल में मैंने करवाया हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स या फिर एटम्स पे क्या करवाया, यहाँ पे अटैक करवाया। जैसे मैंने इसकी कोलिजन करवाई इससे, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, ऐसे रिमूवल हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा तो हमारे पास क्या बनेंगे, एक या तो फिर हमारे पास एक आयनिक स्पीशीज बनेगी। तो ठीक है, जो आयनिक स्पीशीज बनती है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं मोलिकुलर आयन बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, मोलिकुलर आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास देखो कि कोई भी एक मेरे पास ये मॉलिक्यूल था, ठीक है, इसमें मैंने क्या करवाया, मैंने करवाया इस पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स था, उनका मैंने क्या करवाया, इस पे अटैक करवाया। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करवाया, अटैक करवाया, इनकी एनर्जी क्या थी, लगभग 70 eV थी। यहाँ पे कितनी थी, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी। जैसे मैंने यहाँ से करवाया तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कोई भी हमारे, जैसे मैं देखूँ इसके पास अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर से हो जाएगा, या फिर बॉन्ड है तो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से क्या करवाया, इसमें इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाई, यहाँ से क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो गया। तो इसमें क्या बन गया, मेरे पास रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया और साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने के बाद जो हमारे पास जो स्पीशीज प्राप्त होती है वो होती है हमारे पास मोलिकुलर आयन होता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, पेरेंट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरेंट आयन बोलते हैं। अब आगे है जो मोलिकुलर आयन या पेरेंट आयन है, वो आगे क्या करता है, फर्दर और भी क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन करता है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी आगे क्या करेगी, इसका आगे और जो हमारे पास फ्रेगमेंटेशन की पॉसिबिलिटी है वो आगे अलग अलग होती चली जाएगी, और साथ ही साथ में जो हमारे पास मॉलिक्यूल था वो अलग अलग टुकड़ों में हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंट हो। तो हमारे पास क्या हुआ, जो पेरेंट आयन था वो आगे क्या हुआ, फ्रेगमेंट कर रहा है। जैसे फ्रेगमेंट करेगा तो हमारे पास और भी आयंस प्राप्त होंगे, ठीक है, वो आयंस क्या कहलाएंगे हमारे, वो कहलाएंगे हमारे पास डॉटर आयंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे हमारे पास, डॉटर आयंस कहलाएंगे। और ये क्या होंगे, जो डॉटर आयंस होंगे वो क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे मास स्पेक्ट्रोमेट्री है वो ओनली हमारे पास जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल बचेंगे, जो पॉजिटिव डॉटर आयंस बनेंगे, उनको क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है, ओनली रिकॉर्ड करता है, उन्हीं के बारे में यह सूचना देता है। ठीक है, जो हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री है वो ओनली जो पॉजिटिव आयंस बनेंगे उनको क्या करती है, डिटेक्ट करती। चलिए तो अब हम बात करते हैं आगे इसके कि जो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर आयन था उस पे हमने आगे उसका फ्रेगमेंटेशन कराया, वो अलग अलग किस टाइप से होगा, वो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट उसका किस टाइप से होता है, वो इंस्ट्रूमेंट डायग्राम है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसको आप एक बार समझ लें, देख लिया हमारे क्या होता है। देखो यहाँ पे देखो मेरे पास पहले क्या होता है, सैंपल होता है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इसमें क्या है, मेरे पास अलग अलग सैंपल है यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे है सैंपल, ठीक है। जैसे ही हम सैंपल को रखते हैं आयन सोर्स में, देखो यहाँ पे क्या है, सैंपल है और साथ ही साथ में आयन सोर्स है, ठीक है। यहाँ से क्या करेगा, ये हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है वो आयन से यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से क्या करेगा, निकालेगा, और ये सैंपल पे जैसे ही डिटेक्ट होंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सैंपल पे लेंगे तो सैंपल यहाँ से क्या होगा, वो क्या होगा, आयनाइज हो जाएगा। अब एक आपको सिंपल सी बात बताओ, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन होंगे अगर उनकी एनर्जी हम 15 से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली आयोनाइजेशन होगा, ठीक है, क्या होगा, ओनली आयोनाइजेशन होगा। अगर उसकी एनर्जी हम अगर 70 eV रखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखते हैं, तो ये जो एनर्जी होती है वो आयोनाइजेशन में काम आ जाती है, और आगे जो मॉलिक्यूलर आयन या पेरेंट आयन बनता है उसके आगे क्या करता है, फर्दर इसके फ्रेगमेंटेशन भी करता चला जाता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास मॉलिक्यूलर सैंपल था, उस पे मैंने क्या करवाया, आयन सोर्स का यूज किया, और मेरे पास क्या हो गया, आयंस का फॉर्मेशन हो गया। अब बात करूं मैं यहाँ पे आयंस कौन कौन से हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, उनको मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन करूंगा, यहाँ से उनको क्या करूंगा, गति कराऊंगा। जैसे गति कराने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो प्लेट रखते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे नेगेटिव जो पॉजिटिव प्लेट रखी तो पॉजिटिव प्लेट में जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो यहाँ से एक्सेलरेशन हो जाएंगे, और यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेशन हो जाएंगे। जैसे ये एक्सेलरेशन होंगे यहाँ से क्या करेंगे, यह गति करने लगेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक और जो मैग्नेटिक मीडियम है उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन करते हैं। जैसे ऐसे एक्सेलरेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक मास एनालाइजर है, उसको उसके मास के अकॉर्डिंग क्या करता है, एनालाइसिस करता है यहाँ पे, ठीक है, क्या करता है, मास के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे डिटेक्ट करता है। जैसे जिसका मास ज्यादा होगा, यहाँ पे अलग अलग मास हो सकते हैं, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी क्या होगी, जो गति होगी वो कम होगी, जो लाइटली वेट का होगा उसकी क्या होगा, यहाँ पे जिसका जो मास होगा वो कम होगा, क्या होगा, वो जल्दी से गति करेगा, तो उसका क्या करता है, यहाँ पे ये मास एनालाइजर के रूप में करते हैं। अब आगे क्या है, यहाँ पे जो
हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी आयंस थे वो यहाँ पे आ गए मास एनालाइजर में, तो आ गए। तो आगे अब ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या करता है ये, अब आगे यूज करते हैं हम आयन डिटेक्टर का यूज करते हैं। तो ये आयन डिटेक्टर क्या करेगा, यहाँ से आपको सिंपल सा पता होगा, जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है उसमें ओनली पॉजिटिव आयंस को यहाँ पे क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास यहाँ पे मास एनालाइजर में जितने भी हमारे पास फ्रेगमेंट आए हैं उनको क्या करते हैं, यहाँ से ओनली है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का सेपरेशन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आयन डिटेक्टर का यूज करते हैं। तो आयन डिटेक्टर क्या करेगा, यहाँ से ओनली पॉजिटिव आयन को भी क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। जैसे यहाँ से पॉजिटिव आयन को डिटेक्ट करेगा और यह आगे किसमें करता है, यह आगे इसको चेंज आगे किसमें कन्वर्ट, आगे किसमें भेज देता है, वो भेजना हमारे पास सिग्नल सेंसर में भेज देता है। तो ये जो हमारे पॉजिटिव आयंस आए हैं वो अपने जो मास और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था उनके रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करता है, यह इनको क्या करता है, रिकॉर्ड करता जाता है और जो उनको सिग्नल सेंसर के रूप में यह रूप में कर देता है। और जो यहाँ पे जो सिग्नल बनते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं हम अपने जो भी हमारा कंप्यूटर वगैरह होता है उसमें क्या कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती है उसमें क्या करते हैं, हम पहले सैंपल लेते हैं, सैंपल का आयन सोर्स में करवाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कराते हैं, मास एनालाइजर के रूप में यूज करते हैं, उसका हम क्या करते हैं, आयन डिटेक्टर होता है, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में ओनली किसका, पॉजिटिव आयंस का क्या होता है, यहाँ पे डिटेक्शन होता है। उसके बाद में जो अपना जो आयन डिटेक्टर थे वो अपने वेट मास के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यहाँ पे सिग्नल देते हैं और उन सिग्नल को हम क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इस टाइप से हमें क्या प्राप्त होता है, हमारा जो किसी भी मॉलिक्यूल का जो हमारे पास मास स्पेक्ट्रम था वो इस टेक्निक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए जो हमने जैसे हमारे पास अभी देखा था, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हमने क्या कहते हैं, रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने रिकॉर्ड किया था, जो हमारे पास जो भी आयंस थे उनको मैंने रिकॉर्ड किया था। जो आयंस हम रिकॉर्ड होते हैं अपनी अपनी हमारे पास जो उनकी इंटेंसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जिनकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो जो स्पेक्ट्रम इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी उसको हम यूज में लेते हैं किसके रूप में, बेस पीक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम, बेस पीक बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, देखो एक मेरे पास एक देखो यहाँ पे ये एक स्पेक्ट्रम के रूप में लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें लेते हैं हम जो वाई एक्स है, इसमें लेते हैं हम रिलेटिव अबेंडेंस का यूज करते हैं। क्या करते हैं, रिलेटिव अबेंडेंस, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी बोल देते हैं सिंपल सा। और इसमें बात करते हैं हम किसको, एम बाई ई, जो इनका मास और चार्ज का रेशियो था वो एक्स पे इसको हम ड्रॉ करते हैं। अब इसके बीच में देखो मेरे पास अगर मैंने यहाँ पे फ्रेगमेंट किया तो उनके अलग अलग हमारे पास पीक भी प्राप्त होंगे। जैसे मेरे पास ये पीक प्राप्त होगी, ये अलग अलग हमारे पास एम बाई ई रेशियो की पीक प्राप्त हो रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो बात करूं इनमें से, अगर ये मेरे पास अलग अलग पीक्स हैं, इनमें से जो पीक सबसे ज्यादा इंटेंस होगी, जो पीक सबसे ज्यादा इंटेंस होगी उसको हम यूज करते हैं किसके रूप में, जैसे मेरे पास मानो ये पीक थी, ये पीक सबसे ज्यादा क्या है, इंटेंस है। क्या है, सबसे ज्यादा इंटेंस है। तो इस पीक को मैं क्या बोलूंगा, उस पीक को बोलते हैं बेस पीक बोलते हैं। जो बेस पीक होती है वो जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर पीक थी वही हो, इसके अलावा कोई भी हो सकती है। तो इसका मतलब जो बेस पीक होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, इंटेंस होती है। और जो बेस पीक है उसको ही हम क्या करते हैं, उसकी रिलेटिव अबेंडेंस है वो हम क्या करते हैं 100% लेते हैं। यहाँ पे जो रिलेटिव अबेंडेंस है उसकी क्या होती है, बेस पीक की सबसे ज्यादा होती है, 100% के रूप में उसको यूज करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, हम बात करेंगे किस टाइप से उनका फ्रेगमेंटेशन होता है, कहां से इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से आयनाइजेशन होता है, कहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, साथ ही साथ में जो फ्रेगमेंट होते हैं उनके साथ में जो बेस पीक बनती है वो कौन सी हो सकती है, और जो स्पेक्ट्रम बनता है वो किस टाइप से बनता है। तो हम देखते हैं, देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम बात करेंगे। पहले मैं बताऊं कि आपको जो हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसमें से हम इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट करेंगे तो उनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां से निकलेंगे। देखो पहले यहाँ पे क्या होगा, देखो मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, देखो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें अगर मैं एनर्जी का मतलब कि एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर रहा हूँ, बम्बार्डमेंट कर रहा हूँ इस पे। यहाँ पे जैसे मैं एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कराऊंगा तो इसके जो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके और इलेक्ट्रॉन लेके क्या है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में ये रिमूव हो गया। तो ये क्या हो गया, मेरे पास जो मॉलिक्यूल था वो क्या हो गया, आयनाइज्ड हो गया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ से निकलेगा, पहले उसका ऑर्डर देखते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात होती है कि जो वीक चीज होगी वो सबसे पहले बाहर निकलेगी। सिंपल सी बात है कि जो वीक होगी वो सबसे पहले बाहर निकलेगी। तो वो देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो इनका ऑर्डर देखते हैं पहले कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स वो कहां से निकलेंगे और कहां से नहीं निकलेंगे। पहले तो वो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जो कि डी लोकलाइजेशन में है। क्या है हमारे पास, डी लोकलाइजेशन में है। जो भी डी लोकलाइज्ड हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबसे पहले यहाँ से क्या होंगे, वो रिमूव होंगे। बाद में क्या करेंगे, जो हमारे लोन पेयर वाले होते हैं, क्या
जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका क्या होगा यहाँ से रिमूवल होगा। अगर वो भी नहीं है तो हमारे पास, अगर हमारे पास ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो पाई बॉन्ड होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा यहाँ से रिमूवल होगा। अगर वो भी नहीं है तो क्या होगा, कार्बन बॉन्ड कार्बन का यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का रिमूवल हो सकता है। अगर वो भी नहीं है तो जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का रिमूवल हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल है अगर उसमें डिलोकलाइज्ड आयंस है तो पहले उनका होगा, नहीं तो लोन पेयर्स का होगा, या फिर डबल बॉन्ड का होगा, या फिर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड का होगा, या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का यहाँ से क्या होगा रिमूवल, इलेक्ट्रॉनों का यहाँ से क्या हो जाएगा रिमूवल हो जाएगा। अब हम बात करें, देखो अगर अब देखिए हाई एनर्जेटिक जो हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे उनकी एनर्जी की बात करते हैं। देखो अगर मेरे पास एनर्जी है 15 से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में अगर एनर्जी है, यहाँ पर मॉलिक्यूल था AB, ठीक है, ये क्या है, अगर इनके बीच में जो एनर्जी है वो 10 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है तो ओनली क्या होगा यहाँ से, ओनली इनका जो एक ही निकलेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन, क्या होगा पेरेंट आयन का ही फॉर्मेशन होगा मेरे पास, क्या होगा पेरेंट आयन का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं यही मॉलिक्यूल रखता हूँ और उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं, जो बॉम्बार्डमेंट होने वाली है, उनकी एनर्जी अगर सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग बराबर है। अगर ये एनर्जी किसके बराबर होती है, हमारे पास ये एनर्जी होती है इसके इतने के बराबर होती है, ये एनर्जी 6688 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर होती है। जो हमारे 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है वो इसके बराबर होती है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, इतनी अगर एनर्जी है तो क्या करेगा, पेरेंट आयन का फॉर्मेशन भी हो जाएगा, और साथ ही साथ जो पेरेंट आयन है वो आगे क्या करेगा, डॉटर आयंस में भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा आगे, ठीक है। तो ये होती है एनर्जी। अगर एनर्जी कम है तो ओनली किसका फॉर्मेशन होगा, पेरेंट आयन का होगा। अगर एनर्जी बहुत ज्यादा तो क्या हो गया, आगे फ्रेगमेंट कर लेगी और डॉटर आयंस में भी चेंज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल के बारे में। देखिए एग्जांपल लेता हूं, एक नियोपेंटेन का यूज करता हूं। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, नियोपेंटेन। देखो मेरे पास एक नियोपेंटेन है, ये सिंपल से आपको सबको पता होती है नियोपेंटेन की स्ट्रक्चर क्या होती है। ये मेरे पास एक नियोपेंटेन है। अगर मैं बात करूं इस पे, देखो यहाँ पे मैं पहले करवाता हूँ 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या करवाता हूँ, यहाँ पे एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या करवाता हूँ, यहाँ से एक बार नोट करिए। इसमें मैंने एक नियोपेंटेन लिया है, उसमें मैं हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट करवाता हूँ। जिससे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ से क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ से कोई भी एक यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अपने साथ में लेके निकल जाएगा। किसके रूप में, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ से बाहर हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा C, कितने हमारे पास कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, C5H12 और ये रेडिकल और कैटायन का हमारे पास फॉर्मेशन हो गया। तो हमारा ये क्या हो गया, एक पेरेंट आयन हो गया। अब देखो जो एनर्जी तो बहुत ज्यादा थी, तो जो हमारा पेरेंट आयन है वो आगे क्या करेगा, फ्रेगमेंटेशन करता रहेगा। तो अब बात करते हैं कि जो पेरेंट आयन है, पहले तो उसका हम देखते हैं M/E रेशियो के बारे में बात करते हैं। देखो M/E रेशियो क्या होगा, देखो मेरे पास कार्बन कितने हैं, 5 है कार्बन, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। एक कार्बन का मास कितना होता है, आप देखो तो कार्बन का मास होता है 12 होता है, ठीक है। और ये साथ ही साथ इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पे कितने हैं हमारे पास हाइड्रोजन, वो है 12। इनका योग करके कितना हो जाएगा, इनका हो गया 60 प्लस इनका कितना हो गया 12 और ये हो गया। अगर हम इसकी बात करें, जो मोलिकुलर आयन था उसका जो M/E रेशियो वो कितना हमारे पास 72 यहाँ पे M/E रेशियो है। अब हमारा जो मोलिकुलर आयन है वो आगे क्या करेगा, फ्रेगमेंटेशन करेगा। तो देखिए जो फ्रेगमेंटेशन है वो किस किस टाइप से हो सकता है, कौन कौन से है आयंस में, यहाँ पे डॉटर आयंस में टूटता है। तो बात करते हैं इसके फ्रेगमेंटेशन के बारे में। अब देखिए जो हमारे पास मोलिकुलर आयन बन था वो आगे क्या करेगा, फ्रेगमेंटेशन करेगा। देखिए यहाँ से फ्रेगमेंटेशन किस किस टाइप से कर सकते हैं, देखो पहले क्या करेगा, यहाँ से अगर ये निकाले अपने में से, क्या निकाले CH3 का, यहाँ से निकाले, यहाँ से अपने में से रिमूव करें, CH3 रिमूव करेगा, यहाँ से एक CH3 को यहाँ से निकाले हम। जैसे CH3 का रिमूव किया, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास ये वाली स्पेस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये डॉटर आयन के रूप में निकलेगी। अब यह डॉटर आयन क्या करेगी, आगे क्या कर सकती है, ये भी टूट सकती है, किसमें, इसमें टूट सकती है, या फिर ये डायरेक्ट जो मोलिकुलर आयन था वो डायरेक्ट इसमें भी टूट सकता है। यहाँ से क्या किया, इसने रिमूव किया, यहाँ से एक तो कार्बन की कमी होगी और एक यहाँ पे क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन, मतलब कि CH4 के रूप में इसने यहाँ से रिमूव कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, CH4 के रूप में रिमूव कर दिया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें से यहाँ से क्या निकाला इसने ये निकाला है, क्या निकाला है, यहाँ से निकाला इसने, एक तो निकाले, दो तो कार्बन निकाल दिए और साथ साथ में हाइड्रोजन कितने निकाले, 7 हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिए। इस टाइप से इनका फ्रेगमेंटेशन होता है, डॉटर आयंस का हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मैं इसमें से बात करूँ तो यहाँ से क्या निकाला है उन्होंने, ओनली एक कार्बन का यहाँ से निकाल दिया। और आगे बात करूँ मैं इसकी, तो इसमें से क्या निकाला है, इन्हें 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। अब मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे इनके M/E रेशियो की बात करते हैं। M/E रेशियो क्या होगा, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 9, कितना हो गया
12 चौका 48, 48 और 9 कितने हो गए मेरे पास 57। साथ ही साथ में 12 3 36, 36 से 5 41 और आगे इनका आगे कैलकुलेट कर लीजिए, आगे ये दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, मेरे पास ये m/e रेशियो मेरे पास क्या हो गया है, स्टेबल रूप से प्राप्त हो गया है। अब हम बात करते हैं इसके मास स्पेक्ट्रम के बारे में। तो मेरे पास मैं पहले एक बार ये जो हमारे पास m/e रेशियो है वो इसको मैं एक साइड में लिख लेता हूँ। देखो इसका m/e रेशियो वो हम लिख लेते हैं इसका। देखो क्या क्या लिखा मैंने, जो m/e रेशियो लिख लेते हैं इसका। देखो यहाँ पे 72 है मेरे पास, 57 है, 41 है, 29 है और 27 है। इस टाइप से हम इसका क्या करते हैं, हम स्पेक्ट्रम का ड्रॉ करते हैं। देखो स्पेक्ट्रम किस टाइप से ड्रॉ होगा इसका। देखो देखिए स्पेक्ट्रम करते हैं, स्पेक्ट्रम के रूप में ये इस टाइप से करते हैं। देखो यहाँ पे तो स्पेक्ट्रम में देखते हैं यहाँ पे इस टाइप में क्या करते हैं, ये तो हमारा एक्स एक्स हुआ, ये हमारा वाई एक्स हुआ। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम में, यहाँ पे क्या लिया था मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लेते हैं हम रिलेटिव अबेंडेंस लेते हैं इनकी, रिलेटिव अबेंडेंस। और इधर क्या लेते हैं, हम लेते हैं m/e रेशियो यहाँ पे लिखते हैं। अब देखो रिलेटिव अबेंडेंस वो लेते हैं हम, देखो 10%, 20%, 30% ये परसेंटेज के रूप में लेते हैं और यहाँ तक लेते हैं हम 100% तक यहाँ पे ले ड्रॉ करते हैं। और हम इस टाइप इधर क्या करते हैं, हम इसको करते हैं यहाँ पे m/e रेशियो को ड्रॉ करते हैं। देखो 40 इसको हटा दो एक बार, 60 80 इस टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो m/e रेशियो था, पहले हमारे सबसे कम क्या था 27 है। यहाँ पे देखो ये आ गया मेरे पास 27 है। इंटेंसिटी भी इनके रूप में अकॉर्डिंग इनके जो हमारे पास जो बेस पीक होगी, जो सबसे ज्यादा इंटेंस होगी उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी भी इनकी आती चली जाएगी। देखो इंटेंसिटी है वो हमारे पास बेस पीक होगी, और बेस पीक क्या होती है, देखो बेस पीक मतलब कि अगर हमारे पास जो डॉटर आयंस बनते हैं, ठीक है, जो डॉटर आयंस सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, क्या करती है, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी सबसे ज्यादा इंटेंस होती है। और जो इंटेंस होती है वो क्या कहलाती है, हमारी बेस पीक कहलाती है। हमारी क्या कहलाती है, बेस पीक कहलाती है। जैसे हमने फ्रेगमेंटेशन किया था नियोपेंटेन में, देखो यहाँ पे क्या किया था, जो नियोपेंटेन था इस टाइप से हमारा नियोपेंटेन था, ठीक है, ये नियोपेंटेन था, ठीक है। तो इसमें से क्या किया मैंने, पहले क्या किया था, CH3 में से अगर मैं यहाँ से निकाल दूं, CH3 यहाँ से निकालूं तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे इस टाइप से हमारे पास फॉर्मेशन होगा। अब आपको सिंपल सा सबको पता होगा कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटन है उसका जो इस टाइप का सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा स्टेट्स कौन सी पीक मिलेगी, जो हमारे पास ये वाली पीक थी वो क्या होगी, हमारी सबसे इंटेंस होगी। और इसका m/e रेशियो क्या लिखा था हमने, 57 यहाँ पे डिनोट किया था। तो पहले हम लिखते हैं जो हमारा 57 जो था हमारा, पहले हम इसको लिख सकते हैं जो बेस पीक है उसके अकॉर्डिंग इनको आगे आगे शो करते जाएंगे। तो हमारा जो 57 पे थी, जो हमारी बेस पीक थी, जो 100% थी पूरी, कितनी थी 100%। आप इसका सीधा ड्रॉ कर लेना, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 57 पे हमारी क्या होगी, बेस पीक हुई। किसकी थी वो हमारी, वो थी C4H9 पॉजिटिव चार्ज की, जो ये थी वो हमारी बेस पीक की थी। और साथ ही साथ में कितनी थी, 100%। रिलेटिव अबेंडेंस थी, उसकी इंटेंसिटी थी वो क्या थी, सबसे अधिक थी। अब उसकी रिलेटिव अबेंडेंस के अकॉर्डिंग हम इनको भी ड्रॉ करते हैं। आगे हम बात करते हैं, देखो ये हमारे 27 है, 27 को करते थे यहाँ पे, और रिलेटिव अबेंडेंस मानते हैं इसकी इतनी थी। और उसके बाद क्या थी हमारे पास, 29 थी, 29 होगी हमारी, ये थी 29 हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं 41 पे, तो ये देखो 41 पे हो जाए हमारे पास। और इसी टाइप से 57 पे आ गई हमारी, और ये हमारी 72 पे भी हो सकती है, देखो 72 पे होती है। अब सिंपल बात यही होती है कि जो बेस पीक होती है वो जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर पीक थी जिसका m/e रेशियो सबसे ज्यादा हो, वो ही हमारे पास क्या हो, बेस पीक हो। बेस पीक का सीधा सा मतलब ये होता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो डॉटर आयन जो हमारी होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, और वो क्या होगी, सबसे ज्यादा इंटेंस होगी। जो स्टेबल होगी वो सबसे ज्यादा इंटेंस होगी, और उसी को किसके रूप में यूज करते हैं, हम बेस पीक के रूप में यूज करते हैं। तो और उसी बेस पीक के हम रिस्पेक्ट में इन अलग अलग जो हमारे पास जो अलग अलग पीक्स आती हैं उनको उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। तो इस टाइप से हमें किसी भी मॉलिक्यूल का हम क्या कर सकते हैं, हम स्पेक्ट्रम जो मास स्पेक्ट्रम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके फ्रेगमेंटेशन के बारे में, कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और किस टाइप से होता है। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में इसके अलग अलग इसका अलग अलग रूल होता है, वो किस टाइप से होता है, फ्रेगमेंटेशन किस टाइप से होता है, उन सभी का हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस टाइप से किसी भी मॉलिक्यूल का हम
क्या कर सकते हैं, पहले तो स्पेक्ट्रम को प्राप्त कर सकते हैं।